हमने जो पत्र लिखा है उसमें मूल रूप से जो हमने रेखांकित किया है कि झारखंड राज्य को भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा या देश को दिया जा रहा है दिशा निर्देशों को अनुपालन करने में लगता है कि हमें इसकी सज़ा मिल रही है। हम झारखंडियों को इसका सज़ा मिल रहा है। वो आपके मन में सवाल होगा वो कैसे। आपको मालूम होगा हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के विभिन्न राज्यों में छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। विभिन्न राज्यों में हमारे बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में मजदूर फंसे पड़े हैं और हम उनको लाना भी चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जो आदेश निर्गत हुआ है कि 3 मई तक अंतर राज्यों की आवागमन में पूरी तरीके से रोक है और उसमें जो भी उल्लंघन करेगा उस पर आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। यह स्पष्ट रूप से हमें भारत सरकार का निर्देश है। हमने उन्हें पत्र के माध्यम से कहा है केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए इस रोक के कारण हम बड़े पैमाने पर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को वापस नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कुछ राज्य भारत सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन भी कर रहे हैं और इस पर केंद्र सरकार बिल्कुल मौन है। मैं थोड़ा सा इससे परेशान हूं। आखिर ऐसा हो रहा है तो केंद्र सरकार मौन क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूं। और अंतर्राज्यीय आवागमन भी हो रहा है जो लगभग आपके चैनलों के माध्यम से, अखबारों के चैनलों के माध्यम से दिखाया भी जा रहा है, खबरों में छप भी रही है। अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि प्रवासी मजदूरों को, विभिन्न राज्यों के छात्र छात्राओं को अपना घर वापस जाने देना चाहिए, तो मुझे लगता है इस पर केंद्र सरकार को कोई दिशा निर्देश जारी करना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि ये तो सरासर केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन होगा। हमने यह भी कहा है कि राज्य सरकार अपने बल पर इतने बड़े पैमाने पर देश के विभिन्न राज्यों में, चाहे वो कोटा हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो या और भी राज्यों में फंसे छात्र छात्राओं, मजदूरों को लाने में सक्षम नहीं है। ऐसी स्थिति हमारी नहीं है। अतः केंद्र सरकार एक तो पहले अपने आदेश को बदले ताकि हम वैधानिक तरीके से मजदूर छात्र छात्राओं को लाने का काम कर सकें और हम कानून तोड़कर यह काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा यही एक उद्देश्य है। दूसरी बात हमने कही है
कि केंद्र सरकार ये भी तय करे और ये भी बताए जो बाहर फंसे मजदूर छात्र छात्राओं को किस प्रकार झारखंड वापस लाया जा सकता है। कोई असम में है, कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई हैदराबाद में है, कोई बेंगलोर में है, कोई कोटा में है, कोई राजस्थान में है, कोई उड़ीसा में है। ऐसे अनेकों जगह किस तरीके से चीज़ों को हम ला सकते हैं। और हमने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन हम करेंगे तथा उनके स्तर से इंटर स्टेट मूवमेंट पर लगाए गए रोक समाप्त करने संबंधित आदेश निर्गत होने का इंतजार भी हम करेंगे। अगर ऐसा कोई निर्देश नहीं आता है तो हम अन्य विकल्पों का भी हम सहारा लेंगे ताकि उन लोगों को हम अपने राज्य में ला सकें। ये एक विषय हुआ। दूसरा विषय आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आपको मालूम है कि राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इससे घबराने और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि हम अधिक से अधिक संख्या ढूंढ पाएं ताकि हम इस संक्रमण को पहचान कर बचाव के रास्ते निकाल पाएं। आज इसलिए सरकार की व्यवस्था ने इस संक्रमण में कोरोना पॉजिटिव लोगों को ढूंढने में जो गति दिखाई है, जो पहचान करने का काम किया गया है, ये राज्य सरकार के लिए काफ़ी मतलब कहा जाए अभी बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक बात है। और हमारी ये चिंता है कि जल्द से जल्द राज्य के हर कोने से ऐसे लोगों की पहचान की जाए जो लोग संक्रमित हैं तथा उन्हें समुदाय से अलग रह करके उनके लिए उचित इलाज की व्यवस्था उनके लिए किया जा सके। आज इस संक्रमण को रोकने के लिए हमने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। पहला फैसला वो यह है कि 2 दिन पहले जो भारत सरकार ने लॉकडाउन में रियायत देने की कुछ श्रेणी की दुकान खोलने का जो निर्देश दिया है, हमने उसे लागू नहीं करने का फैसला लिया है। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही हैं, घट रही हैं, ऐसे स्थिति में 3 मई तक राज्य के किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार के इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाज़त या अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व में जो खुली रही दुकान वो खुलती रहेंगी। दूसरा, आज हमने
जो विशेष रूप से राज्य के अंदर सबसे चर्चित क्षेत्र रहा है पूरे राज्य के अंदर में, हिंदपीढ़ी को लेकर तमाम कोशिशों के बावजूद हमने यह पाया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंदपीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंदपीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डालना है। आप लोगों से आग्रह है, हमारे तरफ से हिंदपीढ़ी के लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। अभी संक्रमण का समय है, सरकार पूरी लगन के साथ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के संक्रमण की स्थिति को जांचने परखने के लिए जांच दल जा रही है। लगातार दिन रात कर्मचारी, पदाधिकारी, डॉक्टर, नर्स लगातार आपके इन क्षेत्रों को कोरोना मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और ऐसी हालात में आप इधर उधर जा कर के और भी लोगों को संक्रमित कर और भी जगहों को के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। कृपया ऐसा ना होने दें। आज ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा, तभी हम ये संक्रमण में से लड़ सकते हैं। अब पूरी तरीके से ये रोक लग जाएगा। और इसके साथ साथ रांची के अंदर आने वाले, बाहर जाने वाले जितनी भी सीमाएं हैं, सड़कें हैं, उनको पूर्ण तरीके से सील कर दिया जाएगा और नियमानुसार ही अनुमान्य मामलों को छोड़कर सभी प्रकार की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए पुलिस बल की तैनाती करते हुए ये सारी चीज सुनिश्चित करने के लिए डीजीपी को आदेश दे दिया जा चुका है, मुख्य सचिव को आदेश दे दिया जा चुका है। हमने राज्य के अफसरों को यह भी आदेश दिया है कि राज्य के जिन क्षेत्रों में अभी संक्रमण नहीं हो पाया है, उन क्षेत्रों में संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी आदेश दिया है संदिग्ध संभावित संक्रमण वाले क्षेत्रों पर नजदीकी निगरानी रखी जाए तथा उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कार्य को तेजी किया जाए। 3 मई को लॉकडाउन समाप्त होने से पूर्व लॉकडाउन बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जो निर्णय निर्देश दिया जाएगा, उसकी समीक्षा कर हम झारखंड की स्थिति के आलोक में करेंगे। तदनुसार आवश्यक निर्णय हम लोग लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसके साथ ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने का दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जानी है। यह जरूरी है कि लॉकडाउन की स्थिति में गरीबों की आय सुनिश्चित हो, वे अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएं। आज प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट लॉकडाउन के हालात में क्या आवश्यक सुधार किए जाएं की चर्चा पर भी बल दिया है।
उनका आशय संभवतः उन आर्थिक सुधारों को लेकर है जिस देश में आर्थिक गतिविधियों को बल मिल सके। लेकिन इस काम में यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि ये सुधार देश के गरीब किसानों के हित में हो। गरीब किसानों एवं मजदूरों की आमदनी बढ़ाने वाले हर आर्थिक सुधारों का हमारी सरकार समर्थन करेगी। धन्यवाद। सर, ये जो सीआरपीएफ है ये सिर्फ हिंदपीढ़ी में ही नहीं है, पूरे रांची शहर में, क्योंकि बीजेपी ने पूरे रांची की बात की थी। देखिए, अब लगभग पूरा रांची और जिलों की अपेक्षा ज़्यादा चौक चौक करने के साथ बंद किए जाएंगे। जहां मुख्य रूप से हिंदपीढ़ी तो पूरा का पूरा अब सीआरपीएफ के जिम्मे में रहेगा। आवश्यकता अनुसार सीआरपीएफ की जहां उपलब्धता महसूस होगी राज्य के रांची जिले के अंदर, वहां उनका सहयोग लिया जाएगा। दूसरे विकल्प पर भी हम सोचेंगे छात्रों और मजदूरों के संदर्भ में। बीजेपी के कुछ नेता या सांसद लगातार सोशल मीडिया पर ये डाल रहे हैं, ट्विटर पर, कि कोटा के सांसद लोकसभा के स्पीकर से बात हो गई है, कोई भी अपने पेरेंट्स जाकर ला सकते हैं बच्चों को, सरकार मदद करे। हाँ, वो कह रहे हैं कि सरकार की मदद चाहिए, वहाँ लोग भेजने के लिए तैयार हैं। देखिए, लॉकडाउन का आदेश स्पीकर ने नहीं दिया है, ये भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन राज्य सरकार कर रही है। आज नियमानुसार बिना उस आदेश को बदले मैं समझता हूं ये कार्य करना केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करना है। सर, आपने कहा कि अगर सरकार नई बात मानेगी तो दूसरे विकल्प होंगे। सर, वो क्या होंगे दूसरे विकल्प? दूसरा सवाल कि पिछली बार भी आपको बोलने का मतलब इंटरेक्शन प्रधानमंत्री ने आपके साथ डीसी में नहीं किया। क्या लगता है आपको कि बार बार ऐसा होगा? झारखंड को अलग देखिए, वो भारत सरकार का विषय है, हम इस पर अभी कोई बात नहीं करना चाहेंगे। लेकिन हमने कल ही इस विषय पर पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है और उस पत्र को आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा मानते हुए हमने उनको पत्र लिखा है, जो पत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। और इस विषय पर हमने मार्गदर्शन मांगा है और वो ये भी जानते हैं कि कई राज्य ये काम कर रहे हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार मौन है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आप उधर से भी जानने का प्रयास कीजिए। हम अगर ऐसे ही सब चुपचाप चलेगा तो मैं समझता हूं कि ये जो लोग जो इस तरीके से हो रहे हैं, ये कानून का, केंद्र सरकार का दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और इसके लिए और भी फोरम है, हम लोग उस विषय पर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा है कि हम दूसरे विकल्प का भी हम सहारा ले सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो कल हम कोर्ट भी जाएंगे। सर, आपने कहा कि हिंदपीढ़ी से लोग बाहर गए, संक्रमण फैला, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर, हिंदपीढ़ी को अगर छोड़ दिया जाए, उस हॉटस्पॉट को छोड़ दिया जाए, सदर अस्पताल से जो नर्सिंग स्टाफ से संक्रमित पाई गई, सर कहीं ना कहीं इसे चूक तो मानते हैं आप स्वास्थ्य महकमे? मित्रों, थोड़ा सा आप बात को इस तरीके से लीजिए कि आप अगर कहीं बाल कटाते हैं तो बाल का टुकड़ा आपके शर्ट पे नहीं लगेगा, ऐसा संभव है? आज ये ऐसी चीज है, आज
वहाँ लोगों को इलाज नहीं भी किया जाए, ये भी मानवता का खिलाफ। आज एन केन प्रकारेण पूरे राज्य की निगाहें और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था आज पूरी तरीके के सरकार के कंधे पर है। आज जिस तरीके से चीज़ें आप देख रहे हैं, इतना आसान नहीं है। आज हमारे स्वास्थ्यकर्मी अपने जान जोखिम में डालकर ये कार्य कर रहे हैं। आज आपको ऐसी स्थिति पर ऐसी चीज़ों को हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि आज पूरा रिस्क के साथ लोग काम कर रहे हैं और पॉजिटिव काम कर रहे हैं। आज कुछ ना कुछ ऐसी छिटपिट चीज़ें होंगी ज़रूर, जहां लोग नहीं बताते हैं कि मैं संक्रमित हूं, और वहां उसका इलाज होता है, इलाज करके चले जाते हैं, पता चला वो संक्रमित निकले और पता चला जो उनका इलाज किया वो भी संक्रमित हो गए। ये तो एक कहा जाए कि ये एक, इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये आप लोग खुद भी अपने स्तर से इसका आकलन कीजिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसे स्थिति पे जो लोग हमारे स्वास्थ्य सेवा पर विश्वास रखते हैं, मैं उनको भी विश्वास दिलाता हूँ कि हर संभव राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। सर, ये जांच का दायरा भी बढ़ाने का इरादा है क्या? जांच के दायरा में जितना भी जांच हो रहा है उसको बढ़ाया जाएगा क्या? जांच की व्यवस्था होगी? बिल्कुल बिल्कुल, जांच की व्यवस्था, जांच जितना अधिक हो सके हमारा प्रयास है। राज्य का 3.25 करोड़ अगर जनता है तो 3.25 करोड़ जनता हो का जांच हो, ये प्रयास हो, तभी हम एक बेहतर विकल्प की ओर जा सकेंगे। इसी तरह स्टूडेंट और मजदूर के साथ व्यवहार किया गया। क्या ये सरकार बोझ नहीं बन गई? मैं आना चाहूंगा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारियों की डीए कट रही है, उसकी सबसे बड़ी रेवरी कहां पर बट रही है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझ लेना। ये लिस्ट है जिन्हें 67,000 करोड़ रुपया दिया गया है। आरबीआई ने हीरा व्यापारी मोहित चौकसी सहित जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले 50 टॉप डिफॉल्टर्स का कर्ज माफ कर दिया। बहुत गर्व करते हैं हमारी सरकार और नेता लोग। ये आम लोगों के पैसे, सेना का पैसा। सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज कि ये जानकारी सरकार ने नहीं, गवर्नर ने नहीं, आरबीआई ने मांगी थी, तो दोनों वित्त मंत्री ने डिफॉल्टर्स की लिस्ट देने से मना कर दिया। आप जानते हैं कि आरटीआई कितना मजबूत था भारत की जनता के लिए, लेकिन जब से वर्तमान सरकार आई, इन्होंने आरटीआई को ऐसी की तैसी कर दी। सिर्फ चोरी और लोगों को बचाने के लिए आरटीआई को इतने कमजोर किए उनके धार को। आप सब जानते हैं कि आरटीआई आपकी कितनी बड़ी औजार बन चुकी थी, ताकत थी। आरटीआई इलेक्शन कमीशन के तहत एक स्वतंत्र ताकत था, लेकिन सरकार ने कुतेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, इसको समझ। पैसा देने की क्षमता है परंतु अपनी इच्छा से वो पैसा नहीं देता, अर्थात अपनी मर्जी चलाने वाला, सरकार को जबरदस्ती औकात बताने वाला, ठेंगा दिखाने वाला। क्योंकि इसको पता है कि हम घूस देते हैं सारे लोगों को, पार्टी को पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, कौन बोलेगा हमारी औकात के सामने किसकी औकात है। परोसते हैं पैसे से लेके भौतिक सुख, सारा सुख, ऐशो आराम की जिंदगी, इश्क मुश्क सब कुछ। 50 टॉप बिल्कुल डिफॉल्टर्स में 68,607 करोड़ रुपये वाली रकम माफ कर देने वाले डिफॉल्टर आईटी बुनियादी ढांचे, बिजली, सोने, हीरे के आभूषण, फार्मा आदि सहित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े। 16 फरवरी को पूछा गया था ये उत्तर, प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए थे।
आरबीआई ने कहा कि इस राशि 68,607 करोड़ रुपया जिसमें बकाया तकनीकी लिखित राशि शामिल 30 सितंबर 2019 तक माफ किया गया। किस किस के नाम है? सुप्रीम केंद्रीय बैंक ने 16 दिसंबर 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विदेशी आधारकर्ता के बारे में संबंधित जानकारी देने से मना कर दिया। बाकायदा इस सूची में टॉप पर मोहित चौकसी, प्रभावित कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,492 करोड़ कर्जदार। इसकी अन्य कंपनी जैसे गिली इंडिया लिमिटेड और नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड क्रमशः 1,447 करोड़ और 1,109 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। दूसरे नंबर पर REI एग्रो। चौकसी ने फिलहाल एंटीगुआ एंड बारबाडोस द्वीप समूह की नागरिकता ले ली, जबकि उसका भतीजा और एक अन्य फरार हीरा व्यापारी नीरव मोदी लंदन में है। इस सूची में दूसरे नंबर पर REI एग्रो लिमिटेड जिसकी राशि 4,314 करोड़ रुपए। इसके निर्देशक संदीप झुंझुनवाला और संजय झुंझुनवाला जो 1 साल से अधिक समय से परिवर्तन निर्देशालय ईडी से जांच चल रही है तब माफी। विंसम डायमंड और रोटोमेक पेन भी हैं शामिल। अगले नवंबर में 4,076 करोड़ रुपया के लोन लेकर फरार हुए हीरा व्यापारी विंसम डायमंड एवं ज्वेलरी के मालिक जतिन मेहता और जिसके बैंक फ्रॉड के जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही है 2,000 करोड़ रुपया की श्रेणी में कानपुर स्थित रोटोमेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड जो प्रसिद्ध कोठारी समूह का हिस्सा है जिस पर 2,850 करोड़ रुपया बकाया। रुचि सोया और फॉरएवर भी इस श्रेणी में। अन्य कंपनियों में कुरोस कीमी पंजाब 2,326 करोड़ रुपया, बाबा रामदेव बालकृष्ण की समूह कंपनी रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड इंदौर 2,212 करोड़ रुपया। ब्लैक मनी लाना है, ब्लैक मनी सबसे ज्यादा इन्हीं बाबाओं को ब्लैक मनी। और जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर 2,012 करोड़ रुपया शामिल है। हरीश आर मेहता की अहमदाबाद स्थित फॉरएवर प्रेसियस ज्वेलरी एंड डायमंड प्राइवेट लिमिटेड 1,962 करोड़ रुपया। और फरार शराब कारोबारी विजय माल्या की निष्क्रिय किंगफिशर एयरलाइंस 1,943 ये प्रमुख नाम। 68,000 करोड़ में इनके पैसे जो नहीं दे रहे हैं, आंख दिखाते हैं, गरीबों का पैसा, कर्मियों का पैसा। 25 अन्य कंपनियां ऐसे हैं जिन पर 605, 984 करोड़ रुपया तक व्यक्तिगत रूप से समूह कंपनियों के रूप में बकाया है। 50 टॉप बिलफुल डिफॉल्टर में से 6 शानदार हीरे या सोने के आभूषण उद्योग से जुड़े। कितनी दरियादिली RBI कितना कर्ज बकाया बैंक की कंपनियों पर। भारत के तमाम सरकारी बैंकों का वित्त वर्ष करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बकाया बिलफुल डिफॉल्टर से लेना, ये बैंकों का लगभग बैंक, भारतीय स्टेट बैंक सबसे ज्यादा। अकेले स्टेट बैंक पर 46,158 करोड़ रुपया बिलफुल डिफॉल्टर के तौर पर बकाया जो उसे वसूलना। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक जिसका 25,090 करोड़ रुपया फंसा हुआ। तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया जिसका 9,890 करोड़ रुपया फंसा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के डाटा अनुसार सरकारी बैंकों का 31 मार्च 2019 तक 63,820 करोड़ रुपए का ग्रास लोन फंसा हुआ है। इस कारण से बैंक का NPA कम नहीं हो रहा है। 2014-15 में बिलफुल डिफॉल्टर की संख्या 5,349 जो मार्च 2019 में बढ़कर 8,582 हो गई। इनके साथ 2017-18 में 7,553 और 7,079 को बिलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया। यह आंकड़ा केवल सरकारी बैंकों का है, इसमें निजी बैंकों का आंकड़ा शामिल नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया ने 9,000 से ज्यादा खातों का विश्लेषण किया जिनमें कर्ज वापसी के लिए बैंकों ने मुकदमे दर्ज करवाए। विश्लेषण में पता चला कि 11 बड़े कर्जदार समूह में हर एक के पास 1,000 रुपया से ज्यादा कर्ज फंसा हुआ है। आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चला कि बैंकों के फंसे कर्जों की रकम बहुत तेजी से वृद्धि हो रही। मसलन पिछले 1 साल में बैंकों का
बैड लोन 27%, बैड लोन बढ़ गया। उससे 3 साल पहले तक यह आंकड़ा क्रमशः 38%, 67% और 53% था। इस तरह सितंबर 2013 और सितंबर में 2017 के बीच फंसे कर्ज की रकम 28,417 करोड़ रुपया से बढ़कर 4 गुना 1.1 लाख करोड़ रुपया। अब आप सोचिए इन नेताओं का कुकर्म। आप सोचते हैं कभी, ये आप देखते हैं ये कितने नाम हैं, खाने के लिए पैसा है आपके पास, अपने किट्स बनाने की क्षमता, आप भीख मांगते हैं दूसरों से। राज्यों को विशेष पैकेज नहीं देंगे, विशेष राज का दर्जा नहीं देंगे, बाढ़ से निजात नहीं देंगे, क्या देंगे? आप सोचिए ना। चिमकी बुखार पर जांच नहीं होगी, क्या मतलब? 1000 रुपया, हजार 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 हजार, क्या औकात दिखाता है ये लोग। मैंने इतना गंदा, कमीना और दोगले लोग नहीं देखे। क्या 1000 रुपया? इन लोगों को लगता है कि 500 रुपये में वोट बिकता है। सस्ती गांव में बनने वाली शराब से और हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड आरक्षण एसटी एससी दलित से वोट हम ले ही लेते हैं, तो 1000 रुपया तो काफी है। कीड़े मकोड़े समझते हैं ये रेंगता हुआ। जो भारत के निर्माण में जिस मजदूरों की और गरीबों की सबसे बड़ी भूमिका है, युवाओं की और किसानों की, उसको यह नेता पैर की धूली समझते हैं। कितना नाक को दूध पिलाओगे? कितना? कितने कटवाओगे? कितने विषधर सांप को पालोगे आप सब? भैया, मैं एक साधारण आदमी, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सरकार जिसके पास अकूट पैसे हैं, जो आप भी जानते हो कि कोरोना वायरस या किसी राहत, किसी बाढ़, तूफान, ऐसे पैसे की कोई जांच नहीं है, ऑडिट नहीं है। कहां जाएंगे, कौन लुटेगा, किसको जाएगा, किसको नहीं जाएगा, कहां खाना खिला देगा जबरदस्ती, कितने स्कूल का नाम गिना देगा, सब नेताओं के घर में जाएंगे। इसी पैसे से फिर आपके 500 रुपये में वोट, शराब, टोपी, चूड़ी, नेल कटर, टीवी, घड़ी, नाक में नथिया, गमछी, ये सब दिए जाएंगे। आपको एक दिन मौज मस्ती करवाया जाएगा। ये वही पैसा है जो आज आपकी जिंदगी को मौत से बदतर बना दिया है। ये लोग मौत के सौदागर हैं। इन लोगों को माफ मत करना। ये 68,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ये बाबा रामदेव क्या है? 2,500 करोड़ रुपया इनके कर्ज माफ कर दिए गए। क्यों? क्या था इनके पास? ये 67,000 करोड़ रुपया बिहार में उद्योग खड़ा कर सकता था कि नहीं? करोड़ों गरीब और युवाओं की जिंदगी बदल सकती थी कि नहीं? भारत के मजदूरों की जिंदगी बदल सकती थी कि नहीं? हम बेस्ट आईटी और बेस्ट एजुकेशन हब बना सकते थे कि नहीं? हम कई एम्स तैयार कर सकते थे कि नहीं? हम हजारों हजार लाख वेंटिलेटर, आईसीयू रूम बना सकते थे कि नहीं? हर साल 500, 50, 100, 300, 200 बच्चे मरते हैं। वो कौन है? आप कभी समझे? गरीब के बच्चों के बारे में मिडिल क्लास को भी दर्द नहीं होता है। मरा, कोई मरा, किसी का बच्चा मरा, पैदा कर दिया होगा, बस सोने की मशीन है।
मां की पिकोक तो मशीन बना दी है हमसे। बच्चे मर जाएंगे, फिर एक दूसरा पैदा हो जाएगा, फिर मरेंगे, तीसरा पैदा हो जाएगा, क्या होगा? 6 सालों से चिमकी बुखार और अब 40 सालों से बाढ़, पर आपने कभी नहीं पूछा मन क्यों नहीं भरेगा इसका। इनको लगता है नियोजित शिक्षक को जब मार सकते हैं ये, आत्महत्या पर मजबूर कर सकते हैं, तो मजदूरों को तो कीड़ा मकोड़ा समझता है। यूपी मध्य प्रदेश के महिलाएं आती हैं रास्ते में, आज जगह जगह पर जा मदद करना पड़ा, रो रही थी, कुछ नहीं बचा, कोठियों में जाके मदद करना पड़ता है। मेरी कोई औकात और हैसियत नहीं है, मैं बिल्कुल नील हो चुका हूं। कल भी मैं अपने भाई, मेरा भाई टुट्टू जी मुरहो से 3 लाख रुपया उन्होंने हमें मदद की। फिर मैं बांटना शुरू किया, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, खत्म हो गए थे। क्या करूं आप मुझे बताइए। इस तरीके से आखिर मेरे पास क्या उपाय? यदि ऐसे भाई आलोक टुट्टू जैसा भाई और कुछ मित्र ना हो, मेरे पास कोई धंधा बिजनेस नहीं है, बस कुछ संपत्ति बची है जो आपकी जिंदगी के लिए खरा हो। लेकिन ये जो सरकार आज 1.25 महीने से 1000 रुपया कर रही है, मैं इतने को दे दिया। मैं 10,000 रुपया इन नेताओं को दूंगा महीना, छोड़ दे अपनी तनख्वाह, मैं दूंगा 2 महीना 10,000 रुपया दूंगा। ये एमएलए एमपी मंत्री अपनी तनख्वाह छोड़ दे। 1,000 रुपया चिल्लाने वाला, जब किसी एमपी मंत्री एमएलए से कोई पूछता है कि हमारी मदद करो, तो कहता है हम तो प्रधानमंत्री अकाउंट में दे दिए, मुख्यमंत्री अकाउंट में दे दिए, लगता है ये अपने दादा और नाना के घर से दिए। कहता है फोन मत कीजिए, फोन डाइवर्ट कर दो, मैं क्या करूंगा? मुख्यमंत्री तो कर ही रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं, ये तो सिर्फ चुनाव में करेंगे ना, ये चुनाव में वोट कर देंगे, 4-5 महीने के बाद ये लूटेंगे, फिर आपको 2 दिन देंगे, आज नहीं। आज आप किसी एमपी एमएलए को फोन कीजिए ना, प्लीज एक बार करिए, कहां है ये लोग? अभी भी नागपंचमी मनाएंगे क्या? ये परिस्थिति आज है। मैं आग्रह करूंगा कि हालात और बद से बदतर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, हाईकोर्ट का आदेश 5 को चला गया, सॉल्यूशन निकालने को कहा है। मैं हाथ जोड़ता हूं मोदी जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे तो उत्तर प्रदेश बुहान बनता जा रहा है, आप भी जानते हैं, मध्य प्रदेश भी, बिहार भी, मंत्री विपक्ष सबको है, ये लोग ट्वीट करेंगे, इन लोग है बच्चों पर केस हो रहे हैं, मां पिता रो रहे हैं, क्या होगा? प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं, बच्चों को भिजवा दीजिए। आपसे आग्रह है। और 3 तारीख के बाद आप लॉकडाउन ट्रेन मत चलाएं, लेकिन पर्टिकुलर जगहों से मजदूरों को जाने की व्यवस्था 2 दिन के लिए कर दें, मेरा आग्रह है। और मैं चाहूंगा 68,000 करोड़ जिस डिफॉल्टर को मिला है, ये जनता का पैसा है, ये बिहार का पैसा है। सरकार ने बड़ी कृपा की, सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करे कि ऐसा क्यों हुआ। साथ साथ जो आपके ही 2 आईटी सेल के लोगों ने जो ट्वीट खेला है, एक भी कंपनी नहीं आएगी। क्या चीन को छोड़ने वाली कंपनी वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश ही जाएगा, या भारत में हम कोई रास्ता निकालेंगे? क्या हम सरल प्रक्रिया को लाएंगे? मैं आग्रह करूंगा
कि बिहार के नौजवानों की जिंदगी और मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए एक ठोस निर्णय, आर्थिक पैकेज और कंपनियों को लाने का एक रास्ता आप दिखाएं। साथ साथ कोटा और अन्य जगहों पर जो छात्र अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और उन पर केस हो रहा है, छात्र नायक पर केस हुआ, आप सभी छात्र, सभी पार्टी के विंग के छात्र, आप अपने घर पर रहकर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप से इस सरकार को जगाएं, इस सरकार के खिलाफ लड़ें, आवाज दें, छोड़े नहीं, रात दिन लिखते रहें, इस सरकार को नंगा करें। यह मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुट्ठी भर धान मुस्कान को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, ये लड़ाई में लड़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर आप गरीबों की जिंदगी बचाने और छात्रों को लाने और मजदूरों को लाने में बिहार के 12 करोड़ लोग फेसबुक, ट्विटर से पप्पू यादव अपने सेवक और बेटा का साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।